भाग 1 पहला नॉट मोह का भ्रम। अध्याय 1 शीशे में तूफान। न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में फरवरी की शाम सिहर रही थी, पर रौनित के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह अपने छोटे से किताबों और बिखरे हुए कागजों से भरे कमरे में शीशे के सामने खड़ा था। यह कमरा, जो क्वींस के एक पुराने अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर था, उसकी दुनिया भी था और उसकी कैद भी। दीवारों पर लगी अलमारियां फर्श से लेकर छत तक किताबों से भरी थीं। पुरानी कविता की किताबें, फिलॉसफी के भारी भरकम ग्रंथ और इतिहास की कहानियां। वे सब उसके दोस्त थे, खामोश और वफादार। पर आज कोई भी उसे वह सुकून नहीं दे पा रहा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। शीशे में जो अक्स दिख रहा था वह 17 साल का एक साधारण सा लड़का था। दुबला पतला, आंखों में एक अजीब सी गहराई और उलझे हुए बाल, जैसे उसने अपनी उंगलियों से उन्हें कई बार संवारने की नाकाम कोशिश की हो। पर आज उस अक्स की आंखों में एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जो हफ्तों से उसके अंदर बन रहा था और आज रात शायद सारी हदें तोड़ने वाला था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से जेब में रखी वेलवेट की उस छोटी सी डिबिया को एक बार फिर छुआ। उसका मखमली एहसास उसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर गया। यह डिबिया उसकी मां की आखिरी निशानी थी और आज वह इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी के लिए इस्तेमाल करने वाला था। आज रात उसने शीशे में दिख रहे लड़के से कहा, सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा। अंदर से एक खामोश तंज भरी आवाज ने जवाब दिया। यह आवाज बचपन से ही उसके साथ थी, कभी एक दोस्त की तरह, कभी एक दुश्मन की तरह, पर हमेशा मौजूद। वह आवाज उसकी अपनी ही थी, पर फिर भी पराई लगती थी। वह उसके डर, उसकी असुरक्षा और उसके सारे सवालों की प्रतिध्वनि थी। रौनित ने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की। उसने अपनी नजरें शीशे से हटाकर कमरे में बिखरे कागजों पर डाली। वे सब अधूरी कविताएं थीं जो उसने पिछले कुछ महीनों में लिखी थीं। हर कविता में एक ही नाम था, एक ही चेहरा था, एक ही धुन थी, रूही। रूही, यह नाम उसके लिए सिर्फ 4 अक्षरों का एक शब्द नहीं था। यह एक एहसास था, एक नशा था, एक जुनून था। वह उसके कोलाज में थी, उससे 1 साल सीनियर। वह खूबसूरत थी, पर न्यूयॉर्क में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। रूही में कुछ और था। उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी, उसकी बातों में एक समझदारी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रौनित को लगता था कि वह पूरी कायनात के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। उसने रूही से आज तक ठीक से बात भी नहीं की थी, बस कुछ फॉर्मल हाय या हेलो लाइब्रेरी में या कैंटीन की लाइन में। पर अपनी कल्पनाओं में, अपनी कविताओं में उसने रूही के साथ एक पूरी जिंदगी जी ली थी और आज रात वह उस कल्पना को हकीकत में बदलने वाला था। यह पागलपन है, अंदर की आवाज फिर बोली। वह तुम्हें जानती तक नहीं, वह तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं। तुम खुद को सबके सामने एक मजाक का पात्र बनाने जा रहे हो। शायद, रौनित ने धीरे से फुसफुसाया, पर दूर से उसे चाहने का दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसने एक मुड़ा तुड़ा कागज अपनी जेब से निकाला। उस पर उसकी अपनी लिखावट में एक कविता थी, उसकी अब तक की सबसे अच्छी कविता, जो उसने रूही के लिए लिखी थी। वह आज रात सबके सामने उसे यह कविता सुनाने वाला था और फिर वह उस वेलवेट की डिबिया को खोलेगा। यह उसका प्लान था, एक कवि का प्लान, भव्य, नाटकीय और शायद बहुत ही बेवकूफी भरा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रौनित ने जल्दी से कागज वापस जेब में रखा और दरवाजा खोला। सामने गौरव, रिया और अजय खड़े थे। उसकी पांडव सेना, जैसा कि वे खुद को मजाक में कहते थे। चल भाई, लेट हो रहे हैं, अजय ने कहा, जो हमेशा की तरह जल्दी में था। वह एक जिंदा दिल, खुश मिजाज लड़का था जिसकी दुनिया बहुत ही सरल थी, दोस्त, जिम और पार्टियां। रिया ने अपना फोन नीचे करते हुए कहा, मैंने कैब बुक कर ली है, 5 मिनट में आ जाएगी। रिया उनकी ग्रुप की सबसे प्रैक्टिकल और समझदार सदस्य थी, जो हमेशा सोशल मीडिया पर दुनिया से जुड़ी रहती थी। पर गौरव, जो रौनित को बचपन से जानता था, बस चुपचाप उसे देख रहा था। तू ठीक है ना? उसने रौनित के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। गौरव की दोस्ती रौनित के लिए किसी लंगर की तरह थी। वह उसकी खामोशी को भी पढ़ सकता था। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और रौनित अक्सर सोचता था
कि गौरव की शख्सियत में भी वही मजबूती और भरोसा है। उसकी दोस्ती की नींव बहुत गहरी थी। वह जानता था कि गौरव की अपनी जिंदगी में भी परेशानियां हैं। एक बीमार मां जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी, पर उसने कभी भी अपनी परेशानियों को अपनी मुस्कान पर हावी नहीं होने दिया। मैं बस थोड़ा नर्वस हूं। रौनक ने सच और झूठ के बीच का एक रास्ता चुना। गौरव ने उसकी जेब में रखे कागज के उभरे हुए कोने को देख लिया था। वह जानता था कि रौनक के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कई बार रौनक को समझाने की कोशिश की थी कि यह तरीका सही नहीं है, कि उसे रूही से पहले बात करनी चाहिए, उसे जानना चाहिए। देख भाई, गौरव ने बहुत ही धीरे से, ताकि रिया और अजय न सुन सकें, कहा, अभी भी वक्त है, सोच ले। प्यार कोई कविता नहीं है जिसे मंच पर पढ़ा जाए। वह एक शांत बातचीत है जो दो लोगों के बीच होती है। मैंने सोच लिया है, रौनक ने दृढ़ता से कहा, पर उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। आज नहीं तो कभी नहीं। गौरव ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब रौनक को रोकना नामुमकिन है। उसने बस अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ठीक है, मैं तेरे साथ हूं, जो भी होगा हम साथ में संभाल लेंगे। यह एक छोटा सा वाक्य था, पर इसने रौनक के अंदर हिम्मत का एक छोटा सा दिया जला दिया। वे चारों सीढ़ियों से नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा ने रौनक के चेहरे को छुआ। दूर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें किसी फैंटेसी कहानी के महलों की तरह चमक रही थीं। उन इमारतों में से एक, जो सबसे ऊंची और सबसे चमकदार थी, मलिक एम्पायर की थी। विक्रम मलिक का टावर, एक ऐसा नाम जिसे रौनक ने सिर्फ अखबारों में पढ़ा था। एक ऐसे अमीर ताकतवर इंसान का नाम जो इस शहर पर राज करता था। उसे नहीं पता था कि यह नाम और यह इमारत जल्द ही उसकी अपनी कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय बनने वाली है। कैब आ चुकी थी। वे चारों अंदर बैठ गए। गाड़ी शहर की रोशनियों के बीच से होती हुई उस पार्टी की तरफ बढ़ने लगी जहां रौनक की किस्मत का फैसला होने वाला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किसी ड्रम की तरह जो एक बड़ी घोषणा से पहले बजता है। उसने अपनी जेब में रखी उस वेलवेट की डिबिया को फिर से छुआ। यह पहला नोट था, मोह का नोट। एक ऐसी गांठ जो इंसान को उम्मीद और जुनून की रेशमी डोर से बांधती है, पर अगर वह ज्यादा कस जाए तो वह आत्मा का दम घोंट देती है। रौनक आज रात अपनी गांठ खोलने जा रहा था, या शायद उसे और भी कसकर बांधने। स्वर्गलोक में एक चमकदार बादल पर बैठे नारद मुनि ने अपनी वीणा एक तरफ रखी और अपने साथी चित्रगुप्त की ओर देखा, जो अपने दिव्य आईपैड पर कुछ लिख रहे थे। चित्रगुप्त जी, नारद ने उत्सुकता से कहा, जरा पृथ्वीलोक का चैनल नंबर 772 लगाइए। लड़का तैयारी कर रहा है। चित्रगुप्त ने अपनी स्क्रीन पर स्वाइप किया। सामने रौनक का घबराया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। रौनक, 17 वर्ष, कर्मों का खाता अब तक तो ठीक ठाक ही है। पिछली जिंदगी के कुछ कर्ज बाकी हैं, पर इस बार सुधार की गुंजाइश है। गुंजाइश? नारद हंसे। यह लड़का आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है और आप गुंजाइश की बात कर रहे हैं। इसकी आंखों में मोह का अंधेरा देखिए। यह अपनी तकदीर नहीं, तबाही लिखने जा रहा है। चित्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली। हर आत्मा को अपनी परीक्षा खुद देनी पड़ती है नारद जी। देखते हैं इसका कर्म इसे कहां ले जाता है। अभी के लिए तो मैं बस अपना खाता तैयार रखता हूं।